नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। इन्वायरमेंटल यानी कि पर्यावरण के जैसे कि हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट वाइज जो है वो करा रहे हैं शाम 8 बजे अल्टरनेट डे पर। तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर जो है वो 7वां, जिसमें हम कुल 20 प्रश्न देखेंगे। पिछला वाला छठा पार्ट आपको साइड में आई बटन में मिल जाएगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप उसमें इससे पहले के सभी पार्ट जो है वो देख सकते हैं। और ये प्रश्न आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पर भी जिस भी एग्जाम में पर्यावरण के प्रश्न पूछे जाते हैं। और सुपर टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, रीड, इन सभी में तो पर्यावरण सेक्शन आपका आता ही है। तो इन सभी के लिए आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की। प्रश्न मैंने ये पूछा था कि ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता मापने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का, ओजोन का या सल्फर डाइऑक्साइड का। ये चार ऑप्शन थे। आपको बताना था कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो बात कर लेते हैं उत्तर की कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो आपका पहला वाला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता मापने के लिए जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो जिसने जिसने ऑप्शन ए दिया था उसका आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो इस वीडियो का आपका पहला प्रश्न है कि पक्षियों की विलुप्त डोडो प्रजाति किस देश में पाई जाती थी? अब विलुप्त हो गई तो पहले कहीं पाई जाती होगी, तो उसी के संबंध में यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। मोरक्को, श्रीलंका, मॉरिशस या भारत। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा? चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि हिंद महासागर जो है आपका, हिंद महासागर के द्वीप मॉरिशस जो है इसका एक स्थानीय पक्षी जो है ये था डोडो पक्षी। और डोडो पक्षी जो है आपका, ये डोडो प्रजाति आप कह सकते हैं, ये आपका पक्षी वर्ग में है, यानी कि पक्षी वर्ग में इसे रखा गया है, परंतु ये आपका एक थलचर है। थलचर जो है वो क्यों है? क्योंकि इसमें उड़ने की क्षमता जो है वो नहीं होती है, इसीलिए इसे थलचर में जो है वो रखा जाता है। और बात करें किस परिवार से संबंधित है, तो कबूतर और फाख्ता पक्षी जो है, जो कि आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है, उसके परिवार से जो है ये संबंधित है। और बात करें लुप्त के संबंध में, तो जो मानव द्वारा अत्यधिक शिकार हुआ था इसका, इसीलिए 17वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है कि ये जो है वो लुप्त हो गए थे। देखते हैं अपना अगला प्रश्न दूसरा। केप पहाड़ी जेब्रा किस देश में पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में, भारत में, केनिया में या इथियोपिया में। चार ऑप्शन है, आपको बताना है केप पहाड़ी जेब्रा किस देश में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा? बात कर लेते हैं उत्तर की। तो दक्षिण अफ्रीका आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये भी आपका एक खतरे में स्थित प्रजाति है, तो ये भी जो है आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई बार इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत आती है या नहीं आती है। अगला प्रश्न 3 कह रहा है कि होंडुरन एमराल्ड क्या है? एक वृक्ष है, एक पक्षी है, एक पशु है या एक समुद्री तट है? पर्यावरण में वैसे प्रश्न आप देखेंगे तो अधिकतर आपको सरल ही देखने को मिलते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ऐसे प्रश्न करा रहा हूँ जो आपको नॉर्मल जगह देखने को जो है वो ना मिले। और थोड़ा सा जब आप हाई लेवल की तैयारी करते हैं तो लो लेवल के प्रश्न आप आसानी से जो है वो कर ले जाते हैं। तो चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ये एक पक्षी है, ये जो है वो एक पक्षी है। और ये जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो होंडुरास में जो है वो पाया जाता है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, होंडुरास। तो होंडुरास में जो है ये पाया जाता है। और ये भी पक्षी जो है जो खतरे की प्रजाति है, संकटापन्न प्रजाति है, उसके अंतर्गत जो है इसे रखा गया है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न चौथा। अगला प्रश्न चौथा कह रहा है कि केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान यानी कि CMFRI कहाँ है?
चार ऑप्शन है, मुंबई में है, कोच्चि केरल में है, चेन्नई में है या करनाल कोयम्बटूर में है। इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कोच्चि केरल जो है यहाँ पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 5 कह रहा है कि अर्गोग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? मिट्टी में मिट्टी के प्रकार और फसल, जलवायु में जलवायु और फसलों के प्रकार, बीज के प्रकार और बीज का उत्पादन, या उपर्युक्त सभी। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है अर्गोग्राफ क्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से बात कर लेते हैं उत्तर की। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, यानी कि जलवायु में जलवायु और जो फसलें हैं उनके प्रकार, ये आपका अर्गोग्राफ जो है वो प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा, सेविल रणनीति जो कि मैड्रिड एक्शन प्लान में अपनाई गई थी, उनमें से कौन सा निम्नलिखित से संबंधित है? वन्य जीव रिजर्व, ओजोन संरक्षण, वायु संरक्षण या पर्यावरण संरक्षण। आपको बताना है कि सेविल रणनीति जो मैड्रिड एक्शन प्लान में अपनाई गई थी उनमें से कौन सा निम्नलिखित से संबंधित है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात कर लेते हैं उत्तर की। तो पहला वाला ऑप्शन आपका वन्य जीव रिजर्व जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां, मेलाथियान क्या है? रंजक है, कीटनाशक है, विटामिन है या कार्बोहाइड्रेट है? चार ऑप्शन है, आपको बताना है मेलाथियान जो है वो इनमें से क्या है। तो ऑप्शन ABCD में से बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, कीटनाशक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रकार का कीटनाशक होता है, इसका रासायनिक सूत्र यदि बात करें क्या होता है, तो C10H19O6PS2, ये इसका रासायनिक सूत्र जो है वो होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, कीटनाशक जो है वो सही हो जाएगा। रासायनिक सूत्र इसका C10H19O6PS2 जो है वो होता है। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, आठवां। अगला प्रश्न 8 कह रहा है कि बुढ़ा नाला किस नदी को प्रदूषित करता है? गंगा, जमुना, सतलज या व्यास। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो बात कर लेते हैं उत्तर की, इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी, सतलज जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बुढ़ा नाला स्थित कहाँ है? सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है वो पंजाब में जो है वो स्थित है, और ये सतलज जो नदी है इसको जो है वो प्रदूषित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नवा, निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा जो है वो कथन सत्य है। पहला कथन कह रहा है कि जैव उर्वरक फसलों को सीधे पोषक तत्व प्रदान करते हैं। दूसरा कह रहा है कि जैव उर्वरक पौधों को नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फेट की देखभाल करने में सक्षम है। तीसरा कह रहा है दोनों सत्य हैं, और चौथा कह रहा है दोनों गलत हैं। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका दोनों ही यहाँ पर गलत लिखे हुए हैं। जैव उर्वरक फसलों को सीधे पोषक तत्व नहीं प्रदान करती है, और ना ही जैव उर्वरक पौधों को नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फेट की देखभाल करने में सक्षम है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही होगा, यानी कि दोनों जो है ये गलत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां, बायो पेस्टिसाइड, फिर दूसरा पॉइंट लिखा है पेस्टिसाइड, और तीसरा लिखा है मच्छर विषकारक, और चौथा लिखा है केमिकल फर्टिलाइजर। अब आपको क्या बताना है, इनमें से पक्षियों की घटती संख्या के लिए उत्तरदायी इनमें से कौन सा जो है वो होगा? केवल पहला, दूसरा तीसरा और चौथा, या इनमें से कोई नहीं? बताना है आपको पक्षियों की घटती संख्या के लिए उत्तरदायी जो है इनमें से कौन सा जो है वो होगा। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की। तो आपका पेस्टिसाइड भी होता है, मच्छर विषकारक भी होता है, और केमिकल फर्टिलाइजर भी होता है, यानी आपका 2, 3, 4 वाला ये ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो आप कह सकते हैं पेस्टिसाइड, मच्छर विषकारक और केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो पक्षियों की घटती संख्या के लिए उत्तरदायी जो है वो होते हैं। जो पेस्टिसाइड लिखा है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कीटनाशक। ये जो है वो कीटनाशक जो है इसको कहते हैं, यानी कि इसका हिंदी में नाम। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 11। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित फसलों में से कौन सा मिट्टी में नाइट्रोजन सामग्री को समृद्ध करेगा? आलू, सूरजमुखी, मटर या जौ? चार ऑप्शन है, आपको बताना है निम्नलिखित फसलों में से कौन सा मिट्टी में जो नाइट्रोजन सामग्री है उसको जो है वो समृद्ध करेगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी मटर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 12। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? प्रश्न लगभग जितने भी आप देख रहे हैं सभी जो है इस प्रकार के हैं जो आपको अमूमन रिपीट नहीं देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये सब आपको प्रश्न हर जगह देखने को मिलते हैं, परंतु ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो हाई जो एग्जाम है IAS PCS लेवल के उनमें पूछे गए हैं, वो सभी यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो आपको बताना है भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश? ऑप्शन ABCD में से बात कर लेते हैं उत्तर की कि कौन सा जो है वो सही होगा। तो आपका ऑप्शन ए कर्नाटक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये किसके लिए रिजर्व है, यानी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी पर्टिकुलर प्रजाति या पशु के लिए जो है वो संरक्षित क्षेत्र होता है। तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य जो है आपका हाथियों के लिए जो है वो रिजर्व है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 13। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सिंथेटिक ईंधन का मुख्य स्रोत है? बायोमास, प्लास्टिक, कोयला या तेल? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। सिंथेटिक ईंधन का जो मुख्य स्रोत है वो आपको जो है वो बताना है। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। कोयला जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कोयला सिंथेटिक ईंधन का मुख्य स्रोत होता है, और जो सिंथेटिक ईंधन होता है इसको सिन फ्यूल के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, और ये आपका तरल अवस्था में भी होता है और गैसीय अवस्था में भी जो है ये पाया जाता है। और बात करें किन किन गैसों का मिश्रण इसमें होता है, तो दो मुख्यतः आपकी गैसें होती हैं। एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन जो है इसका मिश्रण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण जो है वो होता है। अगला प्रश्न 14 कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय वायुमंडल में जल चक्र का अध्ययन करने के लिए मेगाट्रॉपिक्स मिशन के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र किस देश में स्थित है? चार ऑप्शन है, इटली, फ्रांस, जर्मनी या पोलैंड? बताना है आपको जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय वायुमंडल में जल चक्र का अध्ययन करने के लिए जो मेगाट्रॉपिक्स मिशन है वो कहां पर स्थित है। तो बात करते हैं उत्तर की, आपका फ्रांस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र फ्रांस में जो है वो स्थित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं 15। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है? मानस राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य या मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में जो है वो स्थित है। तो ऑप्शन ABCD में से बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल सही हो जाएगा। स्थित कहाँ है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो है वो स्थित है। और जो आपका कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है और मरुभूमि, ये दोनों ही आपके राजस्थान में जो है वो स्थित हैं। और मानस राष्ट्रीय उद्यान तो आप सभी जानते हैं कि असम में जो है वो स्थित है। इसे आप चाहें तो थोड़ा सा ट्रिक से भी जोड़ सकते हैं, या आपका मन से मन, मानस में देख लिए मन वर्ड आ रहा है और मन आपका यही करता है कि आसाम, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्या लिखा है अस
और शाम, यानी आज शाम को हम पार्टी करेंगे, इस टाइप से कुछ भी आप जोड़ के याद रख सकते हैं। तो मानस असम इस टाइप से जोड़ के याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 16 निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हाथी रिजर्व, बाघ रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व तीनों है? बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रश्न पूछा गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मानस टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व या इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हाथी रिजर्व, बाघ रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व तीनों ही जो है वो है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका मानस टाइगर रिजर्व बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने बताया कि असम में जो है ये स्थित है। प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको कहा इसको थोड़ा सा ट्रिक से जोड़कर याद रखिएगा। यदि याद है तो अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखते हैं। 17 जल उपयोग दक्षता की सही परिभाषा क्या है, ये आपको बताना है। वर्षा जल के समुचित प्रबंधन द्वारा भूजल स्तर को बढ़ाना। दूसरा कह रहा है अधिकतम फसल क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं को बनाना। तीसरा कह रहा है कि वाष्पीकरण और अपवाह या उप सतह जल निकासी से पानी बचाना। और चौथा कह रहा है कि पानी के प्रयोजन जो है उसके लिए पानी के निकास को स्वच्छ और प्रयोग करने योग्य बनाना। आपको छांटना है जल उपयोग दक्षता की सही परिभाषा इनमें से कौन सी होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं अब उत्तर की। तो जल उपयोग दक्षता की डेफिनेशन क्या होती है? वाष्पीकरण और अपवाह या कह सकते हैं उप सतह जल निकासी से पानी बचाना जो है ये आपका जल दक्षता जो है वो कहलाता है। और नेशनल जल मिशन का एक उद्देश्य रखा गया था कि जल दक्षता में जो है वो 20% की वृद्धि करना। तो ये लक्ष्य रखा गया था किसमें? नेशनल जल मिशन में। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18। अगला प्रश्न 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक इकोटोन की सही परिभाषा है? इकोटोन से संबंधित आपका बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। पहला कह रहा है कि 2 प्रकार के पारिस्थितिक जो तंत्र हैं उनके विशेषकर पौधे समुदाय बीच एक संक्रमण। दूसरा कह रहा है कि 2 प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों के विशेषकर मिट्टी संरचना और रासायनिक संरचना के बीच एक संक्रमण। तीसरा कह रहा है कि 2 प्रकार की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक संक्रमण। और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से क्या एक इकोटोन की सही परिभाषा है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की। तो पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, यानी कि 2 प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों के विशेषकर पौधे समुदायों बीच का एक संक्रमण जो है आपका हो जाएगा। इसी को दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं कि 2 प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों के विशेषकर पौधे समुदाय के बीच एक जो संक्रमण होता है वो इकोटोन कहलाता है। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसा कि सभी वीडियो में आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। प्रश्न देख लेते हैं आपका। 19 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर को मनाने के लिए निम्न दिन में से कौन सा मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व ओजोन दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर को मनाने के लिए निम्न में से कौन सा दिन या निम्न दिन में से कौन सा जो है वो मनाया जाता है। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी विश्व ओजोन दिवस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है आपका जो ओजोन परत है उसके संरक्षण के लिए हस्ताक्षर जो है वो किया गया था। और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है ये भी काफी बार पूछा जाता है। तो ये आपका 16 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है। और एक प्रश्न ये भी उठता है कि जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है यह हस्ताक्षरित कब किया गया था? तो 16 सितंबर 1987 को जो है वो किया गया था। और इसका वास्तविक क्रियान्वयन इसके 2 साल बाद 1 जनवरी 1989 से जो है वो किया जा रहा है। तो ये 1987 सन भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट ये सन भी आपसे जो है वो पूछ लिया जाता है। चलिए देख लेते हैं अब अपना वो प्रश्न। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि मेदिनी पुरस्कार कौन सा मंत्रालय देता है? ऑप्शन ए पर्यावरण और वन मंत्रालय, ऑप्शन बी कानून मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय
या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन ABCD के फॉर्म में अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। प्रश्न नंबर 20 जो है आपका ये है, तो प्रश्न नंबर 20 का कौन सा उत्तर सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। आंसर हम इसका देखेंगे इसके अगले नेक्स्ट पार्ट में। तो इसी के साथ हमारे आज का पार्ट समाप्त होता है। कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।